हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इससे अगली क्लास में हम गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः स्थापित किया। गुप्त शासकों ने संपूर्ण भारत को पुनः एक शक्तिशाली देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो उसके बाद जो पूरा भारत था छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखे। छोटे छोटे शासक आए थे, जैसे कि हिंद यवन शासक हो गए, सातवाहन शासक हो गए। इन्होंने एक पर्टिकुलर राज्य पे राज करा पर पूरे भारत को ये एकता के सूत्र में बांधने में असमर्थ रहे। इनके बाद जो सबसे शक्तिशाली राजवंश आया वो था गुप्त राजवंश। उसने पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में बांधा और पूरे भारत में शासन किया। गुप्त काल में भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक व कला के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई। इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्तों के बारे में पुराण, धर्मशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम आदि से जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तों के बारे में साहित्यिक, अभिलेखीय, मुद्रा, मोहरे, स्मारक, इन सब से जानकारी प्राप्त होती है। जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें पुराण आ गए, धर्मशास्त्र आ गए आपके, और नाटक व साहित्य आ गए। नाटकों में जैसे कालिदास के रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, और विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम व मुद्रा राक्षस में मृच्छकटिकम, शूद्रक की व मतलब अन्य विदेशियों के विवरण, ये सब साहित्य में आते हैं। और जो आपके अभिलेखीय साक्ष्य है इसमें आपके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आ गई, चंद्रगुप्त का मेहरौली व उदयगिरी गुहा अभिलेख आ गया, कुमारगुप्त का मिलसद अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, व स्कंदगुप्त का भीतरी व कहोम अभिलेख है। ये सब आपके अभिलेखीय साक्ष्य में आते हैं। मुद्राएं में आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, इन्होंने अपनी मुद्राएं चलाई थी उनसे भी। और समुद्रगुप्त हो गए, उन्होंने अपनी मुद्राएं चलाई थी, इनसे सभी मतलब गुप्त काल के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। और मोहरें हो गई, और स्मारक हो गए हैं, जितने भी स्मारक हैं, जैसे कि बुहमरा का शिव मंदिर अभिलेख है, तिगमा का विष्णु मंदिर अभिलेख है, नचना का पार्वती मंदिर है, और भीतर गांव का लाड खान मंदिर है। ये सभी जो स्मारक हैं इनसे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक शासक ने की थी। यह लिच्छवियों के सामंत थे। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच 300 ईस्वी में शासक बना। श्रीगुप्त के समान घटोत्कच भी लिच्छवियों का ही सामंत था। घटोत्कच के बारे में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व में सिंहासन पर आसीन हुआ। सिंहासन पर बैठते ही चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 319 से लेकर 20 में गुप्त संबंध की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली व स्वतंत्र शासक था। चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। विवाह के बाद चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसी के बाद चंद्रगुप्त प्रथम सम्राट बना। इस विवाह का राजनीतिक व सामाजिक महत्व था। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र उपलब्ध हो गया था। विवाह के बाद चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी प्रकार व राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी कराई, जिसके मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम व राजकुमारी रानी कुमार देवी के चित्र नाम के साथ उत्कीर्ण थे। विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त को वैशाली का राज्य प्राप्त हो गया। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम के प्रयाग तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्व में बंगाल तक राज्य का विस्तार किया।
नेक्स्ट है हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 325 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईसा पूर्व तक का था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। समुद्रगुप्त अपने पिता की भांति एक शक्तिशाली शासक था। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त की भांति साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत को भी जीत लिया। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत, दक्षिणापथ, आठविक राज्यों, सीमावर्ती राज्यों व विदेशी राज्यों का क्रम से विजय किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के अच्युतनाग, नागसेन, गणपति नाग व कोटकुलच वंश को पराजित कर संपूर्ण आर्यव्रत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के अंतर्गत 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र, महाकांतार के शासक व्यागराज, कोराल के शासक मटराज, पिष्टपुर के शासक महेंद्रगिरी, कोट्टर के राजा स्वामीदत्त, एरंडपल के शासक दमन व कांची के शासक विष्णुगोप, अवमुक्त के शासक नीलराज, वेंगी के राजा हस्तिवर्मन, पालक के राजा उग्रसेन व देवराष्ट्र के शासक कुबेर व कुस्थलपुर के शासक धनंजय को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त दक्षिण के राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिलाना नहीं चाहता था, वह केवल अपना प्रभुत्व स्वीकार कराना चाहता था। इसके लिए समुद्रगुप्त ने सर्व दक्षिण पथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, क्योंकि समुद्रगुप्त द्वारा इन दूरस्थ प्रदेशों को स्थायी रूप से राज्य करना संभव नहीं हो पाता। मोक्ष अनुग्रह नीति के अनुसार समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को बंदी बनाने के बाद अपने अपने राज्य का शासन करने के लिए पुनः मुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को पुनः पराजित किया। रुद्रदेव, मलित, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नंदी, वलवर्मा राजाओं ने एक संघ बनाया जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित करा। ये सब आपके दक्षिण के राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को एक संघ बना के पराजित करने की योजना बनाई थी, परंतु समुद्रगुप्त ने इन सभी को पराजित करके पूरे दक्षिण पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आठविक प्रदेशों के शासकों को पराजित किया। यह प्रदेश जयपुर से लेकर जबलपुर तक फैला था। समुद्रगुप्त ने पूर्वी सीमांत प्रदेशों व पश्चिमी सीमांत प्रदेशों को भी विजित कर अपने साम्राज्य का अंग बनाया। समुद्रगुप्त ने विदेशी राजाओं को भी अपने अधीन किया। इन विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में उसने एक स्वर्ण मुद्रा जिस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा था जारी की। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली सम्राट होने के साथ साथ साहित्य व कला प्रेमी शासक भी था। समुद्रगुप्त को कवियों का राजा कहा जाता था क्योंकि वह काव्य में निपुण था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में भी निपुण था। इसकी जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि वह मनुष्य में देवता के समान, धन में कुबेर के समान, शक्ति में इंद्र के समान व विविधता में बृहस्पति के समान था। वह यम की भांति अजय, भले पुरुषों की आशा व बुरे पुरुषों का नाश करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है हमारा रामगुप्त। 375 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था। इसने 315 से लेकर 380 ईसा पूर्व तक केवल 5 वर्षों तक ही शासन किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। रामगुप्त के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन बनने की जानकारी मथुरा के अभिलेख, मथुरा के स्तंभ लेख, उदयगिरी लेख, सांची के लेख व गढ़वा लेख से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में फाहियान का वर्णन प्रमुख है क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त के समय भारत आया था।
सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त ने देवश्री विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, परम भागवत, अजीत विक्रम, अप्रतिरथ विक्रमांक की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर गुप्त साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम नागवंशी राजकुमारी कुंवेर नागा से विवाह किया। इसे नागों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस विवाह से चंद्रगुप्त को अत्यधिक लाभ हुआ। शकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त को अपने दामाद रुद्रसेन से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। देवी चंद्रगुप्तम व हर्षचरित्र में वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने शक्कारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने शकों के राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराकर शकों के राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह भारत शकों का अस्तित्व मिटा दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने भारत से शकों का अस्तित्व मिटा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने 2 उपाधियां विक्रमांक व विक्रमादित्य भी धारण की। महरौली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्वी प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की और बंगाल व पूर्वी प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त कुशल योद्धा व महत्वाकांक्षी शासक था। इसके साथ साथ वह कला प्रेमी भी था। उसके दरबार में कालिदास व धन्वंतरी विद्वान निवास करते थे। समुद्रगुप्त की भांति स्वभुज बल विक्रम द्वारा सभी शत्रुओं का नाश करने वाला दूसरा शासक चंद्रगुप्त ही था। इसी कारण इसे सर्वराजोछेता की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फायान 405 ईसा पूर्व में भारत आया था। फायान बौद्ध धर्मावलंबी था। इसने बौद्ध पांडुलिपियों व अन्य प्राचीन अवशेषों का संकलन किया। फायान का यात्रा वृत्तांत फो क्यो की नाम से मिलता है। उसके द्वारा उसके इस वृत्तांत में भारत देश की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फायान के विवरण से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रकाश पड़ता है। फायान एक चीनी यात्री था जो कि 405 में भारत में आया और 411 तक भारत में रहा। इसने उस टाइम गुप्त साम्राज्य में जो घटना हुई उसके बारे में अपने वृत्तांत में लिखा है। फायान के अनुसार भारत का सम्राट ब्राह्मण धर्म को मानने वाला उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। इस समय दंड व्यवस्था में कानून सरल थे। अपराधियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था। किसी भी अपराध के लिए प्राणदंड नहीं दिया जाता था। न्याय व्यवस्था उदार होने के कारण चोरी डकैती घटनाएं कम होती थी। चंद्रगुप्त के समय जनता सुखी थी। फायान ने पाटलिपुत्र के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। इनके अनुसार पाटलिपुत्र 2 विशाल व सुंदर विहार थे, जिसमें एक हीनयान व दूसरा महायान के थे, जिनमें 600-700 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाटलिपुत्र में फायान ने अशोक के महल को देखा, जिसे देखकर वह दंग रह गया। उसने इसके बारे में बताया कि यह राजप्रसाद अमानवीय व देवी शक्तियों द्वारा बनाया गया है। फायान ने जब ये महल देखा तो वह उसे देखकर दंग रह गया। उसका मानना था कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई कोई संरचना है ही नहीं, यह देवताओं के द्वारा बनाया गया है। फायान ने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया है कि भारतीय अतिथियों का बहुत सत्कार करते हैं। वह दयालु व धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। फायान के अनुसार भारत में बंगाल, पंजाब में बौद्ध धर्म प्रबल अवस्था में था, परंतु मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, क्योंकि राजा स्वयं मध्य प्रदेश में निवास करता था और वह स्वयं ब्राह्मण या वैष्णव धर्म को मानता था। नेक्स्ट है कुमारगुप्त।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। कुमारगुप्त अपने पिता के एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था, जिसके कारण कुमारगुप्त के सामने साम्राज्य विस्तार की समस्या नहीं थी, बल्कि उसे बनाए रखने की समस्या थी। कुमारगुप्त को अपने पिता चंद्रगुप्त से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था और अब उसके सामने इसे अक्षुण्ण बनाए रखने की एक नई समस्या थी। कुमारगुप्त का प्रारंभिक शासन काल तो शांतिपूर्ण था, परंतु अंतिम चरण शांतिपूर्ण नहीं था। भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्रों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था। इस युद्ध का संरक्षण कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया, क्योंकि कुमारगुप्त वृद्ध हो चुका था। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुमारगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया, क्योंकि दक्षिण में कुमारगुप्त की 1395 मुद्राएं 17 जिले से व 13 मुद्राएं एलिचपुर से मिली है। इन मुद्राओं के आधार पर ही कहा गया है कि इसने दक्षिण पर भी आक्रमण किया होगा। कुमारगुप्त स्वयं ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु सभी धर्म का सम्मान करता था। वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। इसके समय में नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई। हेंगस्वान के अनुसार कुमारगुप्त का व्यवहार बौद्धों के प्रति सौहार्दपूर्ण था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के समय 10 पूर्व में एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया गया। भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त बुद्धिमान, शक्ति संपन्न, यशस्वी, पृथ्वी का स्वामी व लक्ष्मीवान शासक था। मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार कुमारगुप्त एक सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 ईसा पूर्व से 667 ईसा पूर्व तक था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक था। स्कंदगुप्त 455 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और 467 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह एक योग्य व साहसी शासक था। इसने पुष्यमित्रों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। यह विजय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस विजय के बाद पुष्यमित्रों का गुप्त साम्राज्य में आतंक समाप्त हो गया था। सिंहासन पर बैठते ही स्कंदगुप्त के सामने हुन्नों पर विजय प्राप्त करने की बड़ी चुनौती थी। हुण मध्य एशिया में खानाबदोश व बर्बर लोग थे। उनकी बर्बरता व युद्ध में कौशल के कारण इन्हें खुदा का कहर कहकर भी पुकारा जाता था। भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त हुन्नों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हुन्नों को मलेच्छ कहा गया है। मंदसौर अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त वाकाटकों को भी पराजित किया। स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त से जो विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त ने के बाद भानुगुप्त शासक बना। भानुगुप्त के 510 ईसा पूर्व में अभिलेख से प्रथम बार सती होने की प्रमाण प्राप्त होता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख था, उससे पहली बार सती होने की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था जिसने गुप्त साम्राज्यों को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। इस वीडियो के बाद हम पूरे गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था व सांस्कृतिक विकास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।